कंपनीज जो कि सरफेसी एक्ट 2002 में मेंशन किए गए हैं, जिनका टाई अप, जिनका एग्रीमेंट कंपनीज एक्ट 1956 में फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के पर्पस से जिन कंपनीज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। जब भी आप कोई कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसका पर्पस ऑफ बिजनेस पूछा जाता है कि इस कंपनी का जो बिजनेस पर्पस है वो क्या है। तो जिन कंपनीज को स्टार्ट करते समय एग्रीमेंट में ये मेंशन किया जाता है कि इनका जो बिजनेस है वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट है, ऐसी कंपनीज को हम रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मानते हैं। सिक्योरिटाइजेशन इसी तरीके से सेम एक्ट के अंडर में जिनका जो पर्पस है वो सिक्योरिटाइजेशन है। तो ये चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब हम डिस्कशन करेंगे तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होता है कि ये रेजोल्यूशंस देता कौन है, इन इन प्रॉपर्टीज का रेजोल्यूशन होता कैसे है। तो रेजोल्यूशन का जो तरीका है वो है कि जो पर्टिकुलर लोन है उस पे जब एनपीए होता है, किसी डिफॉल्ट के केस में कोई जो एसेट है उसको सिक्योरिटाइजेशन कंपनियां ले लेती हैं अपने कस्टडी में और उसको मार्केट में सेल आउट करती हैं। अब आप मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि अगर उन्होंने पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेल आउट किया, ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी की कीमत मार्केट रेट ज्यादा है और सिक्योरिटाइजेशन कंपनियों ने केवल इतना ही टारगेट किया जितने में बैंक का लोन क्लियर हो जाए और जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनियों का अमाउंट है, जो पैसा है, वो रिटर्न आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि कई बार डिस्प्यूट क्रिएट होता है। मान लीजिए जैसे कि एक घर है जिसकी कीमत कोई 12 लाख रुपए के आसपास है, ठीक है। उस पर्टिकुलर जो लैंड ओनर है, जो हाउस ओनर है, जिन्होंने लोन के वो घर लिया हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने अपना जो होम लोन है उसका रीपेमेंट किया है लगभग 5 लाख रुपए का। अब उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया 7 लाख रुपए, ठीक है। अब चूंकि वो फर्दर पेमेंट नहीं कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देगी सिक्योरिटाइजेशन कंपनियां अपने पोजीशन में लेकर विद द हेल्प ऑफ लीगल नोटिस। ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए सिक्योरिटाइजेशन कंपनियां उस प्रॉपर्टी को आज के डेट में सिर्फ 12 लाख में बेच देगी, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं होता है कई बार, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज का जो मार्केट वैल्यू है विद द स्पैन ऑफ टाइम, लैंड वैल्यू और इतने छोटे मान लीजिए 5 लाख का लोन किया है, तो उस प्रॉपर्टी का जो का कंस्ट्रक्शन है उसका रेट, उसका जो डिवैल्यूएशन भी होता है। आप कार लेंगे तो हर समय का डिवैल्यूएशन होते जाता है, उसकी जो वैल्यूएशन है वो कम होती है। वैसे ही जो घर का वैल्यूएशन है एक आपकी प्रॉपर्टी। आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। विक्रम, आवाज का इश्यू सबके लिए है या एक भी लगे इश्यू है? ओके, सर नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा विक्रम अभी क्लियर है आवाज?
वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, ऐसा सबके साथ है? सबको मेरी आवाज ब्रेक करके आ रही है या ओवरऑल ओके है? वॉइस ब्रेक हो रहा है सर आपका। ठीक है, मैं एक्चुअली कोशिश करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। Yes. हम सिक्योरिटाइजेशन का यूज करते हैं ऐसी प्रोसीडिंग्स के लिए। हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम सिक्योरिटाइजेशन का यूज करते हैं इन प्रोसीडिंग्स के लिए। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि इफ इन केस कोई कोई जो प्रॉपर्टी है जिसका पार्शियल पेमेंट हुआ है, ठीक है, और ऐसी कंडीशन में जो पार्शियल पेमेंट है उसका रेस्ट अमाउंट जो उसे सेटल किया गया है किसी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी में विद द हेल्प ऑफ ऑक्शन। तो ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ये ऑक्शन प्रोसीडिंग हुई है, वहां पे जो प्रॉपर्टी ओनर है उसे किसी बात का डिस्प्यूट है कि उसकी जो ऑक्शनिंग हुई है वो प्रॉपर नहीं है, या जो अमाउंट इन्वॉल्व किया गया है, जो पैसा उसे ऑक्शन के बाद मिला है वो प्रॉपर नहीं है। क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा है, पेंडिंग अमाउंट कम है, तो ऐसी कंडीशन में जो सेटलमेंट है वो सही नहीं हुआ। ऐसी डिस्प्यूट के केस में जो प्रॉपर्टी ओनर है वो जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं इस एक्ट के अंडर में, उन ट्रिब्यूनल्स में अपना केस लेकर जा सकता है कि उसे जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन दिया गया है, जो आज के डेट में मार्केट रेट है, उसके कंपैरिजन में अभी जो ये मेरी प्रॉपर्टी का ऑक्शन किया गया है वो सही नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में मेरा लीगल राइट्स बनता है कि मैं इस पर्टिकुलर ऑक्शन को चैलेंज करूं। आपकी ज़मीन है, आपको पता है कि उसका मार्केट वैल्यू आज के डेट में क्या है, और ऐसी कंडीशन में अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी सही तरीके से डील आउट नहीं की गई है, तो आप इन एपेलेट्स में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कंडीशंस हैं वहाँ पे आप इस बात का डिस्कशन कर सकते हैं कि देखिए, जब भी ट्रिब्यूनल्स की हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का ये लीगल फोरम होता है। आप लोगों ने जैसे सुना होगा कस्टमर उपभोक्ता फोरम वगैरह के बारे में सुना होगा। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स है, ट्रिब्यूनल का हिंदी
तो मीनिंग है वो इन फोरम्स के आसपास ही आता है कि इसका लीगल राइट होता है। जिस ट्रिब्यूनल से एक डिसीजन आता है वो कानूनी रूप से मान्य होता है। पर इन ट्रिब्यूनल्स में और कोर्ट्स में सिंपल डिफरेंस ये होता है कि ये विद इन दिस लॉ इन ट्रिब्यूनल्स को बनाया जाता है। यानी कि स्पेशली एक बेंच होती है जहाँ पे ट्रिब्यूनल ये डिसाइड करता है कि इस पे फाइनल डिसीजन क्या है या क्या एक्शन लेनी है। मैंने 7 लाख रुपए जो है वो मेरी बकाया राशि थी। प्रॉपर्टी जो है वो 12 लाख में सेल आउट की गई, प्लस चार्जेस वगैरह काट के मान लीजिए 7.5 लाख रुपए उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन से डिडक्ट कर लिया गया। बाकी फंड मैं प्रॉपर्टी ओनर हूँ तो मुझे मिला है। पर मुझे लगता है कि अगर मैंने खुद इसे सेल आउट किया होता तो आई कुड हैव गेन अ बेटर डील इन द मार्केट। तो जानबूझकर या केवल बैंक के पैसे को ध्यान में रखकर इस प्रॉपर्टी का डील आउट किया गया है। ऐसे सिचुएशन में जो प्रॉपर्टी ओनर है वो डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है, ट्रिब्यूनल में कंप्लेन कर सकता है और वहां से अपना रेजोल्यूशन ले सकता है। वैसे ही अगर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट हो रहा है, एक प्रॉपर्टी है जिसकी लीजिंग की जाएगी, प्रॉपर्टी को मार्केट में लीज पे दे दिया गया किसी थर्ड पार्टी को और उससे रेंट आ रहा है। अब मान लीजिए कोई पार्टी ये कहती है कि मेरा होल एंड सोल इनकम का सोर्स जो है उस प्रॉपर्टी के रेंट से ही आता था। ऐसे सिचुएशन में वो ट्रिब्यूनल जा सकता है कि ठीक है आप प्रॉपर्टी को सीज कर लीजिए और वहां से अपना रेंट जो है, जो रेंट मिलता है उससे अपना लोन अमाउंट आप रिटर्न में लीजिए। पर ऐसी सिचुएशन में मेरी और मेरी फैमिली का जो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है वो उस प्रॉपर्टी के थ्रू ही है। तो ट्रिब्यूनल में वो कंप्लेन करेगा, एक तरीके से कहेंगे रिक्वेस्ट करेगा कि उसका जो कन्फिस्केशन है वो कम्प्लीटली ना किया जाए, एक पार्ट पेमेंट उसके नाम पे भी किया जाए ताकि प्रॉपर्टी भी बैंक के पोजीशन में रहे, प्लस उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डिस्टर्ब ना हो। ऐसे ऐसे केसेस प्रैक्टिकल वेज में फिर ट्रिब्यूनल में रिजॉल्व किए जाते हैं, दोनों पार्टीज की बात सुनी जाती है। और ये ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं जनरली सरफेसी एक्ट में जो ट्रिब्यूनल है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 और के अंडर में गठित किए जाते हैं। इन्हें एपेलेट ट्रिब्यूनल कहा जाता है। एपेलेट ट्रिब्यूनल्स का काम है कि ऐसे केसेस जो सरफेसी एक्ट के अंडर में रजिस्टर किए गए हैं, सरफेसी एक्ट के अंडर जिनका रेजोल्यूशन देना है, उस पे जो डिसीजन है वो ये एपेलेट ट्रिब्यूनल्स देती है। मान लीजिए आपने 90 डेज पेमेंट नहीं किया है तो बैंक लीगल नोटिस देगी, उसके बाद प्रॉपर्टी सीज आउट होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि जो बैंक है वो उस प्रॉपर्टी को सीधा मार्केट में खड़े करके बेच देगा, वो विद द हेल्प ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स जाएगा। तो ये लीगल प्रोसीडिंग्स डिसाइड करने का काम एपेलेट ट्रिब्यूनल करता है। कैसे? तो एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए जो बोरोवर है, बोरोवर यानी जिसने लोन लिया है, उसके पास एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि प्रॉपर्टी सीज होने के बाद उस ड्यूरेशन में वो एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाकर कंप्लेन कर सकता है या रिक्वेस्ट कर सकता है। और अगर उस टाइम ड्यूरेशन में वो मतलब अपना रिक्वेस्ट नहीं डालता है तो ये मान लिया जाएगा कि उससे इस बात से कोई इशू नहीं है कि उसकी जो प्रॉपर्टी सीज की गई है वो अभी बैंक के पोजीशन में रहेगी और बैंक जैसा चाहे उसे अपना यूज कर सकती है। तो अगर विद इन 45 डेज वो कंप्लेन हो जाता है तो उस मामले का निपटारा विद द हेल्प ऑफ ट्रिब्यूनल ही होगा। उस पर और कोई भी डिसीजन लेने का हक ना बैंक की टीम को है। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं जो कुछ समझना हमारे लिए जरूरी है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में कोई भी केस जाने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि बोरोवर विद इन दी 45 डेज वो इस ट्रिब्यूनल में जाकर कंप्लेन करे।
आफ्टर 45 डेज ट्रिब्यूनल में ये केसेस वैलिड नहीं मानी जाएंगी और इसका 1-to-1 डिसीजन ये होगा कि अब जो पोजीशन है उस प्रॉपर्टी का वो बैंक के पास ही रहेगा। ठीक है। बारे में समझना ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अलग अलग लोन्स के लिए रिकवरी के अलग तरीके हैं। हर लोन के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से लोन का रिकवरी का जो मॉड्यूल है वो बनाया जाता है। क्योंकि जैसा आपने इनिशियली समझा है कि एग्रीकल्चर जो लैंड होती है उनकी रिकवरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहाँ पे कई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बोरोवर के साइड में हैं, जो बोरोवर को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, न कि बैंक की तरफ उनका झुकाव होता है। तो जो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं प्रोडक्ट वाइज, वो हर प्रोडक्ट में इस कंडीशन को चेंज करते रहते हैं। जैसे कि आपने अगर होम लोन लिया है तो जो घर होता है वो किसी का रेसिडेंशियल एड्रेस भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में जब सिक्योरिटाइजेशन कंपनियां उस घर को सीज करती हैं तो इसमें कई प्रैक्टिकल तरीके ये भी देखे गए हैं कि ऐसे जो घर हैं उन्हें उस प्रॉपर्टी ओनर को ही लीज बेस पर दे दिया गया है कि अगर आप अभी इस घर में रहेंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि आप डायरेक्टली यहाँ से छोड़कर जाए, तो उन्हें 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के लिए उस घर में लीज पर दिया जाता है। इससे ज्यादा इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि अगर आप हमारे यहाँ पे रेंट दे सकते हैं, हमें रेंट देकर, लीज देकर रह सकते हैं, तो आप कहीं और भी ये रेंटल सिचुएशन अपना फुलफिल कर सकते हैं। तो ये केस टू केस बेसिस होता है, पर सिंपल जो क्राइटेरिया वो ये है कि आप जब फर्स्ट फिगर देख रहे होंगे यहाँ पे, जहाँ पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, वहां पे कोर्ट में गए बगैर, विदाउट गोइंग इनटू ट्रिब्यूनल और विदाउट गोइंग इनटू कोर्ट, आप अगर इन केसेस को रिजॉल्व करते हैं तो कैसे होता है कि बैंक जो है वो बोरोवर के पास जाती है, बैंक बोरोवर को पैसा देती है, ठीक है, बोरोवर एनपीए करता है, और जैसे ही ये बैंक एनपीए लोन एनपीए अमाउंट में जाता है, बैंक सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को उस जो एसेट है उसको अपने पोजीशन में लेने के लिए ऑर्डर दे देती है। मेरा एक टाई अप है किसी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी से, मैं उस सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को एक नोटिस दूंगा कि आप वो जो बोरोवर है हमारे बैंक का, उसके पास जाइए और उसको उस प्रॉपर्टी को सीज कर लीजिए। अब वो प्रॉपर्टी सीज आउट हो गई। अब क्या होगा कि जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है वो एक रिसिप्ट इशू कर देगी और इसके बाद वहां पे उसका प्रोसेस चालू हो जाएगा कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हमें किस हिसाब से डिसॉल्व करना है, किस हिसाब से उसको आगे डील करना है। तो जो कार है, जो एसेट है, जो जैसा मैंने आपको बताया कि कार हो गया, बाइक हो गया, ऑटो हो गया, ठीक है, जो चीजें 1-to-1 सेल आउट की जा सकती हैं, जिनको मार्केट में क्लियर करना इज एन इजी टास्क, उनके लिए अलग प्रोसीजिंग्स फॉलो की जाती हैं, उनको डायरेक्टली मार्केट में सेल आउट कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरह जो हैवी प्रॉपर्टीज होती हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स, जो बिजनेस पर्पस के एग्री लैंड्स होते हैं, जैसे कई बिजनेस कंपनीज के खुद की एग्रीकल्चरल लैंड होती हैं, उन्हें इस
इस स्कीम के तहत भी फिक्सेट किया जा सकता है। कंपनीज की प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉपर्टीज हैं, होम है, लैंड है, ऐसी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ऑक्शन प्रोसेस में डाला जाता है। उनके लिए नोटिस निकाले जाते हैं, बिडिंग या ऑक्शन का डेट सेट किया जाता है और फिर जनरल पब्लिक के लिए नोटिस इशू किया जाता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो बैंक पोजीशन में है और इसकी ऑक्शन के लिए बिडिंग इनवाइट की जा रही है। इस डेट को इसकी बिडिंग होगी और जो लोग इस बिडिंग में पार्ट करना चाहते हैं उन्हें एक सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करनी होती है, वो बिडिंग में शामिल होते हैं और फिर जो भी बिडिंग का फाइनल रिजल्ट होता है उसके बेस पे उस प्रॉपर्टी का की नीलामी हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है नॉर्मली जहाँ पे कोर्ट प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंपनी सिक्योरिटाइजेशन बैंक्स जो है सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज के थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेती है। सेकंड जो है वो है जहाँ पे सेक्शन 13 का यूज हो रहा है, जहाँ पे डिफॉल्ट होने की कंडीशन पे डेप्थ रिकवरी के अलग प्रोसेस अपनाए जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो समझा है कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया। सेकंड कि उस प्रॉपर्टी को जैसा अभी हमने डिस्कशन किया कि उसे रेंट पे दिया जाएगा या उसे किसी थर्ड पार्टी को लीज पे दिया जाएगा या फिर सिक्योरिटाइजेशन कंपनी खुद उस पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने के लिए एक बॉडी अपॉइंट करेगी और उसके बेस पर वो एसेट जो है उसका रीपेमेंट करवाया जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि एक मॉल है, मॉल को किसी बैंक ने सीज किया है। अब मॉल इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे ऐसे केसेस भी आए हैं, तो वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि उसे मार्केट में किसी पार्टी को सेल आउट करना मुश्किल है। तो वो क्या करेंगे, बैंक्स क्या करेंगी, क्योंकि बैंक तो खुद किसी आदमी को रखकर उसे रन करने नहीं वाली है, उसके लिए पूरे एक वर्कफोर्स लगता है। केवल एक एक टॉप ऑफिशियल बैठाने से वो काम नहीं हो सकता है, उसके लिए एक कंप्लीट मैनेजमेंट चाहिए। तो वो किसी ऐसी पार्टी को, ऐसी कंपनी को उसे लीगल एग्रीमेंट करके हैंड ओवर करेगी, जो मॉल को रन करके बैंक का पैसा रिटर्न करेगी। अब ऐसे मॉल्स को रन करने के लिए स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत होती है। तो जो ये सिक्योरिटाइजेशन एजेंसीज हैं वो ऐसे स्पेशलाइज्ड लोगों, या तो कई बार ये जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज होती हैं वो ऐसे स्पेशल पर्पसेस के लिए ही बनी होती हैं। जैसे होम लोन के लिए एक अलग टाइप का सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है, पर्सनल लोन के लिए अलग तरीके की कंपनियां हैं। ठीक है, वैसे ही ऐसे प्रॉपर्टीज के लिए भी एक अलग तरीके की सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है, या फिर ये सिक्योरिटाइजेशन कंपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं वो इस तरीके का एक मैनेजमेंट क्रिएट करेगी ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, ऑन द बिहाफ ऑफ अपनी खुद की कंपनी के बिहाफ पे, और उनकी सेटिंग कराएगी ऐसी जगहों पे जो कि उस पर्टिकुलर बिजनेस को रन करेंगे। और उसके बाद फिर उसका जो रीपेमेंट आएगा उससे बैंक का जो अमाउंट है वो पेमेंट होगा। प्लस जनरली बैंक्स क्या करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज के लिए सिक्योरिटाइजेशन कंपनी से 1-to-1 एक पेमेंट ले लेती है और उन्हें प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देती है। ठीक है, अब एक बाइक की कीमत या एक कार की कीमत है, उसका एक बाउंटी अमाउंट उन्होंने ले लिया कि इतना हम पहले ले रहे हैं और ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई और आफ्टर ऑक्शन आप हमें इतना रिटर्न करेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी बड़ी प्रॉपर्टीज के लिए बैंक सिक्योरिटी ले भी ले तो भी उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि वो कब तक क्लियर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में बैंक केवल इस एग्रीमेंट पे देती हैं कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रिकंस्ट्रक्शन करवाइए, इस लोन का रीपेमेंट का ऑप्शन सेट करिए, या फिर इसे किसी थर्ड पार्टी को सेल आउट करने के लिए आप एग्रीमेंट्स वगैरह इनिशिएट करिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में है जैसे अभी आप हमने लास्ट टाइम एक डिस्कशन किया था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट में रुचि सोया का, जिसे पतंजलि ने टेक ओवर किया है। तो ये जो टेक ओवर का प्रोसेस है वो कोई ना कोई रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मैनेज करती है। एक बड़े अमाउंट का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है
एक बड़े अमाउंट के लोन को क्लियर आउट करने के लिए, और बैंक जो है वो तब तक उस पेमेंट को या उस लोन को क्लियर आउट नहीं करती है अपने उससे, जब तक कि वो किसी थर्ड पार्टी, कोई जो थर्ड कंपनी है, थर्ड पार्टी है, उस लोन की गारंटी नहीं लेता है। क्योंकि हो सकता है, जैसा कि रुचि सोया के केस में है, कि 2000 करोड़ 3000 करोड़ का कोई कैश पेमेंट तो बैंक कंपनी करती नहीं है, तो वो कंपनी उस लोन को टेक ओवर कर लेती है, और बदले में वो जो कंपनी है, उस पर्टिकुलर नई कंपनी जो परचेसिंग कंपनी है, उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में जो नई कंपनी है, जैसे पतंजलि इस केस में नई कंपनी है, और जो पुरानी कंपनी थी वो रुचि सोया थी, तो पतंजलि अब बैंक को ये ऑफर देती है कि हम अगले 2 साल 3 साल या 5 साल में आपको इसकी पेमेंट रेगुलर बेसिस पे करके आपका लोन क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, तो ये रिकंस्ट्रक्शन का काम हो गया। तो ये तरीके हैं जहाँ से हम एसेट का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, हम एसेट को रीपेमेंट मोड में लाते हैं बैंक के इंटरेस्ट में। ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद हम कल जब कंटिन्यू करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, जहाँ पे आउटसाइड प्रोसेस यूज किए जाते हैं, जहाँ पे कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को ऐड किया जाता है, किन कंडीशंस में ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स एक्टिव होंगे अंडर सरफेसी एक्ट। ठीक है, यानी कि सरफेसी एक्ट ये बताएगा कि ये हम इन केसेस को नहीं देखने वाले हैं, ये वाया ट्रिब्यूनल या वाया कोर्ट ही हम इसका सेटलमेंट निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच टीम। एक्सट्रीमली सॉरी कि बीच में थोड़ा सा ग्लिच हुआ, और मैं कोशिश करूंगा कि कल हम जब क्लास कंडक्ट करें, आई थिंक कल संडे है, तो हम कल थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेंगे। कल हम कोशिश करेंगे कि 2 घंटे की क्लास ले, ताकि आपके ये जो टॉपिक्स है वो एज सुन एज पॉसिबल मैं कोशिश करूंगा कि कल हम खत्म करें। तो विक्रम, आप मुझे एक टाइम स्टूडेंट से डिस्कस करके बताइएगा जहाँ पे मैं एक कंटिन्यूस क्लास ले सकूं 1.5 से 2 घंटे का। ठीक है, और आप स्टूडेंट से डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि संडे है तो इट कुड बी एनी आवर इन द डे। आप दिन में कोई भी एक टाइमिंग सेट करिए। मोस्ट प्रोबेबली संडे है तो अर्ली इन द मॉर्निंग जितना आप रखे उतना बेटर है। हम डिस्कस कर लेंगे उसको शाम तक, और कल हम एक लॉन्ग क्लास लेंगे। तो स्टूडेंट्स बी प्रिपेयर्ड कि हम 1 घंटे क्लास लेकर बीच में 10-15 मिनट का गैप कर लेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो 1 घंटा है 1.5 घंटा रहेगा वो हम करके अपने जो ये टॉपिक है लीगल एस्पेक्ट्स को उसको खत्म करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए, थैंक यू सो मच।